स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के जो आपके पेपर चल रहे हैं, जो कि 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को आपकी 6 शिफ्टें हुई थी, उन शिफ्टों को देखते हुए उसी के एनालिसिस पे बेसिस हमने ये सैम्पल मॉक तैयार किया है, जो आपकी आने वाले शिफ्टों के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है, तो उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1774 में कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो जब ये कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, इसके लिए एक एक्ट लाया गया था। वो कब लाया गया था? तो 1773 में ये एक्ट लाया गया था, जिससे कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में। अब हम बात करें इस समय जो जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। जो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। और 1773 में ही बंगाल का गवर्नर जो था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और उस समय कौन था? तो हेस्टिंग था, वॉरेन हेस्टिंग उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एक अधिकार को कब खत्म किया गया? हमने कल जो आपका वीडियो डिस्कस किया था एसएससी एमटीएस का, उसमें सिर्फ हमने स्टैटिक जीके के ही मॉक टेस्ट डिस्कस किया था, जो एक्सपेक्टेड बन सकते थे स्टैटिक जीके में। लेकिन आज की वीडियो में हम पूरा मॉड जो सैम्पल पेपर है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपका एग्जाम पैटर्न होता है, उसको पूरा हमने फॉलो किया है। 25 क्वेश्चन। इस जो मॉक का लेवल है वो हमने ईजी टू मॉडरेट लेवल रखा है, और 2 से 4 प्रश्न जो हार्ड रखे हैं वो अच्छा है। लास्ट में हम आपको स्कोर भी बताएंगे इस मॉक में। अगर आपने इतना स्कोर किया है तो बढ़िया स्कोर है। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एक अधिकार को कब खत्म किया गया? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने के व्यापार के एक अधिकार को खत्म कर दिया गया था। लेकिन जो चीन के साथ व्यापार था वो चालू रखा था, वो बंद नहीं किया गया था। 1813 की ही बात करें तो 1813 में ही शिक्षा पर 1 लाख रुपए, इतना 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ये प्रश्न आपका जो था वो सिलेक्शन पोस्ट 12 में पूछा गया था कि एक शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान कब बना था? तो ये 1813 में ये प्रावधान लाया गया था। साथ ही में ईसाई मिशनरीज जो थे वो 1813 में ही आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं और जो उपाध्यक्ष हैं, इनका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 93। इनका जो डिस्कस है वो 93 में इनके बारे में किया गया है। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं जो पार्लियामेंट से संबंधित हैं और जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। यहाँ पे 79 के बारे में बात करें तो यहाँ पे 79 में संसद दिया गया है। और वहीं अगर अनुच्छेद 80 की बात करें तो अनुच्छेद 80 में जो है वो राज्यसभा के बारे में दिया गया था। और अनुच्छेद 81 में जो है वो लोकसभा के बारे में दिया गया था। ये हमारा परमानेंट हाउस है, ये हमारा परमानेंट हाउस नहीं है लोकसभा। राज्यसभा को हम अपर हाउस भी बोलते हैं और लोकसभा को पीपल्स हाउस बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इंपोर्टेंट आर्टिकल की, तो आर्टिकल 83 जो यहाँ पे दिया गया है वो है संसद की अवधि। आर्टिकल 83 में अगर हम आर्टिकल 89 की बात करें तो आर्टिकल 89 में क्या है? तो जो आर्टिकल 89 है उसमें राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में दिया गया है। वहीं अगर हम राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात करें तो वो किस में दिया गया है? तो वो आर्टिकल 84 में दिया गया है, राष्ट्रपति का अभिभाषण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ये पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में ये नदी प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाके गिरती है। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? तो ये अमरकंटक एमपी से इसका उद्गम है। और नर्मदा नदी को ही एमपी की जीवन रेखा कहा जाता है, यानी कि एमपी की लाइफलाइन जो है वो नर्मदा नदी है। अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं वो कौन सी नदियां हैं? तो सिंधु है, और ये हमारी नर्मदा भी हो गई। नर्मदा, सिंधु, ताप्ती और माही, ये चारों नदियां जो हैं वो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है हमारा वो वित्त आयोग के द्वारा ये जारी किया जाता है। गृह मंत्रालय के द्वारा क्या है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा जो है वो जनगणना कराई जाती है।
क्या कराया जाता है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा जो है वो जनगणना कराई जाती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट के किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है। जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है ये किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सभी गतिविधियां बाजार द्वारा आयोजित की जाती हैं। तो जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें सभी जो जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो किसके द्वारा आयोजित की जाती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बाजार अर्थव्यवस्था के द्वारा। और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है। प्राइवेट और गवर्नमेंट का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो वो मिक्स्ड अर्थव्यवस्था बनती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण जो था वो किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो ये जब हुआ था स्माइलिंग बुद्धा, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में इसको किया गया था स्माइलिंग बुद्धा। और इस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो इस समय जो प्रधानमंत्री था वो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कर्क रेखा भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर होगा 8। कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें राज्य कौन से हैं, पहला हमारा हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारे 8 राज्य हो गए जिससे कर्क रेखा गुजरती है। अगर हम वहीं पे बात करें IST की, यानी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो तो क्या है, वो है 82.5 डिग्री। तो ये कौन सा है, ये 82.5 डिग्री ईस्ट है। और कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये 5 राज्यों से होकर जाता है, जिसमें MP, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो IST जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है और ये 5 राज्यों से होकर जाता है, इसमें मध्य प्रदेश, उड़ीसा और हमारा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ पर मिला था। तो जो प्राग ऐतिहासिक में मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला था वो कहाँ पर मिला था, तो उसका राइट आंसर होगा हथनौरा। ये हमने हथनौरा से प्राप्त किया था। और ये कब हमने प्राप्त किया था, तो 1982 में इसको प्राप्त किया गया था ASI के द्वारा। ASI यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगर हम यहाँ पे बात करें दमदमा, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और रंगपुर की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। बनावली ये हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मिथाइल इथाइल कीटोन को इस नाम से भी जाना जाता है। तो मिथाइल इथाइल कीटोन को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 2-ब्यूटेनॉन। मिथाइल इथाइल कीटोन को हम 2-ब्यूटेनॉन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नृत्यांगना युगल कामिनी और नलिनी अस्थाना का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। यह आपका प्रश्न पूछा जा चुका है MTS के जो 1 अक्टूबर को पेपर हुआ था उसमें दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था। तो इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध जो है वो कथक नृत्य से है। और इसी में भरतनाट्यम में भी एक फेमस है, वो क्या है, वो है तंजावुर चौकड़ी। क्या है वो है तंजावुर चौकड़ी। ये भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी। तो प्रधानमंत्री प्रोत्साहन योजना जो है इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं 2020। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है योजना के हिसाब से। इसी में राष्ट्रीय रोजगार योजना, क्या राष्ट्रीय रोजगार योजना, और इसी में PM कल्याण रोजगार योजना, और 2020 में ही आत्मनिर्भर भारत योजना शुरुआत की गई थी इसमें ही। तो 2020 में राष्ट्रीय रोजगार योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना, ये तीनों योजनाएं जो हैं वो 2020 में इनकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राग दरबारी के लेखक कौन है। तो राग दरबारी जो पुस्तक है ये किसकी है, तो ये श्रीलाल शुक्ल की जो पुस्तक है राग दरबारी, ये इसके लेखक हैं। अगर हम विष्णु शर्मा की बात करें तो विष्णु शर्मा का जो पुस्तक है वो कौन सी है, तो वो है पंचतंत्र। पंचतंत्र जो पुस्तक है वो विष्णु शर्मा से संबंधित है। और कल हमने आपसे एक प्रश्न भी पूछा था कि राज तरंगिणी के जो लेखक हैं वो कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कल्हड़।
जो राज तरंगिनी पुस्तक है वो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। राहुल सांकृत्यायन की अगर हम बात करें तो राहुल सांकृत्यायन की जो पुस्तकें हैं वो कौन सी हैं, तो एक पुस्तक है बोलगा से गंगा। कौन सी पुस्तक है, ये है हमारी बोलगा से गंगा, बोलगा से गंगा और घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ शास्त्र जो है ये दोनों की दोनों पुस्तक जो है वो राहुल सांकृत्यायन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस दिल्ली के सुल्तान ने एक रोजगार कार्यालय, दीवाने खैरात और दारूसमा की स्थापना की थी। दारूसमा ये क्या है, ये एक हॉस्पिटल था दारूसमा। तो ये किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम इसी में बात करें तो जो गयासुद्दीन तुगलक का टाइमलाइन था, आपका जो प्रश्न पूछा गया था वो राजवंश आप लोग जरूर देख लीजिएगा, राजवंश से प्रश्न बन रहे हैं और इनकी डेट आप लोग याद रखिएगा। हम भी यहाँ पे कुछ कवर कर लेते हैं इंपॉर्टेंट राजवंश, और आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट में भी हम कवर कर लेंगे, तो आसानी से आपका यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। अगर हम गयासुद्दीन तुगलक की बात करें यानी कि GST, तो इसका शासनकाल क्या था, तो 1320 से 1325 तक इसका शासनकाल था। और मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो 1325 से लेके 1351 तक इनका शासनकाल था। और फिरोज शाह तुगलक की बात करें, फिरोज शाह तुगलक, तो 1351 से लेके 1388 तक इनका शासनकाल था। अगर हम फिरोज शाह तुगलक की बात करें, यहाँ पे देखते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक इसका सबसे लंबा शासनकाल था और उसको सल्तनत का जो सल्तनत काल था उसका हम अकबर की भी कहते हैं फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, और इसकी आत्मकथा का नाम क्या था, तो इसकी जो आत्मकथा थी वो थी फुतुहात ए फिरोज शाही। ये फिरोज शाह तुगलक की ये रचना थी और इसका सबसे लंबा शासनकाल था, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पेट से निकलने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में क्या मदद करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा पित्त रस। पित्त रस जो है वो हमारे अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पीले रंग की तुलना में सबसे अधिक होती है। अगर आपने विबग्योर होता है उसमें से देखें तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा नारंगी रंग। नारंगी रंग यहाँ पे इसकी तुलना में अधिक होता है, यहाँ पीले रंग की तुलना में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नारंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में प्रसार भारती के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये मार्च 2024 का प्रश्न है, जो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो नवनीत कुमार सहगल है। यहाँ पे मैंने करंट अफेयर के प्रश्न कवर नहीं किए हैं क्योंकि करंट अफेयर के प्रश्न जो है आपके बहुत पीछे के पूछे जा रहे हैं, तो आप वो करंट अफेयर तो छोड़ के ही रखिए, बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनका रिवीजन करिए। अगर लेकिन लेटेस्ट में करंट अफेयर बनता है तो यहाँ से आपके करंट अफेयर बन सकते हैं, क्योंकि जो एक करंट अफेयर बनाता है जो गवर्नमेंट एजेंसियां हैं उनके ही अध्यक्ष या जो नई नियुक्ति हुई है उनसे ही पूछ रहा है। तो यहाँ पे प्रसार भारती इम्पोर्टेंट ये गवर्नमेंट बॉडी है, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इसको, तो इसी के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो नवनीत कुमार सहगल बने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नीलम शरण गौड़ को 2023 में किस विधा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो जो नीलम शरण गौड़ हैं इनको 2023 में उपन्यास विधा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो जो भाखड़ा नागल परियोजना है ये सतलज नदी पर स्थित है और ये पहली पंचवर्षीय योजना में इसको विकसित किया गया था, भाखड़ा नागल परियोजना को। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, तो जो भारत में राष्ट्रीय पर्वों की संख्या है वो 3 है, और ये कौन कौन से 3 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, तो पहला हमारा मनाया जाता है 26 जनवरी को, दूसरा मनाया जाता है 15 अगस्त और तीसरा राष्ट्रीय पर्व जो है वो है 3 अक्टूबर। इसमें जो हम 26 जनवरी को मनाते हैं वो हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस, और 15 अगस्त को जो हम मनाते हैं वो है स्वतंत्रता दिवस, और 2 अक्टूबर को जो हम मनाते हैं वो है गांधी जयंती, 2 अक्टूबर। तो ये हमारे राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महारियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो ये जो महारियों के द्वारा नृत्य किया जाता है ये उड़ीसी से संबंधित है।
अगला है होपमैन कप का संबंध किस खेल से है। तो होपमैन कप जो है इसका संबंध जो है वो हमारा टेनिस से है। और टेनिस के जो अन्य कप हैं वो कौन से हैं, तो इसमें आता है मर्सिडीज कप और डेविस कप। ये दोनों के दोनों जो अन्य कप हैं मर्सिडीज कप और डेविस कप, ये भी हमारे टेनिस से ही संबंधित हैं। अगला प्रश्न है खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो जो खो खो में खिलाड़ी होते हैं वो कितने होते हैं, तो 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो में। और वहीं हम अगर खो खो के ग्राउंड की बात करें तो जो खो खो का ग्राउंड होता है वो 34 मीटर इंटू 10 मीटर का खो खो को ग्राउंड होता है। और अन्य अगर इम्पोर्टेंट ग्राउंड की बात करें तो जिसमें कबड्डी आता है, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। और अगर हम इसके ग्राउंड की बात करें तो 13 इंटू 10 मीटर का ये ग्राउंड होता है। और वॉलीबॉल की अगर हम बात करें तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, 18 मीटर इंटू 9 मीटर का इसका ग्राउंड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ओणम त्यौहार कितने दिन मनाया जाता है। तो जो ओणम त्यौहार है इसका संबंध जो है वो केरल से है। और ये जो त्यौहार है ये हमारा 10 दिन मनाया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए, आदिवासियों का महाकुंभ किस मेले को कहा जाता है और यह किस राज्य में मनाया जाता है। आपको इस प्रश्न से संबंधित जितनी भी जानकारी पता हो वो हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये प्रश्न है आपका, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दें। और आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दें, एक हमने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ग्रुप बनाया है जिसको आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, जिसमें हम फ्री स्टडी मटेरियल्स देने जा रहे हैं शुरुआती 200 स्टूडेंट्स को। अगर ये जल्दी ज्वाइन हो जाते हैं तो हम इसका टारगेट रखेंगे 500 स्टूडेंट इसमें ऐड कर दें। इससे बाहर हम ज़्यादा बच्चे इसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर आप लोगों की डिमांड ज़्यादा आती है तो फिर हम इसको पब्लिक कर देंगे ग्रुप को, क्योंकि यहाँ पे हम सारा का सारा जो मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। और आप लोगों को ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया होगा, वहाँ से आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और व्हाट्सएप चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम, ये दोनों चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो हम यहाँ पे सबसे पहले प्रोवाइड करा देते हैं। और आप लोगों को जो ये टेस्ट है मॉक टेस्ट के रूप में भी मिल जाएगा। आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ghantajob.com, या आप इस पीडीएफ में लिंक दिया होगा फ्री डेली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर या मॉक टेस्ट के लिए, तो आप इससे डायरेक्ट उस लिंक पे ज्वाइन हो जाएंगे। धन्यवाद।